क्या कोई सोच सकता है कि राजनीति विज्ञान के जनक मतलब अरस्तु, उन्होंने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को एक भ्रष्ट व्यवस्था माना था? आज के समय में ये सुनना बहुत अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल। जहाँ आज हम लोकतंत्र को शासन का सबसे बेहतरीन तरीका मानते हैं, वहाँ उनका ये सोचना। खैर, यहीं से राजनीति की असली समझ शुरू होती है। रैम्स एकेडमिक हब यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। अक्सर जब विश्व राजनीति या किसी देश की सरकार के बारे में बात होती है, तो हमारे दिमाग में दुनिया का एक स्थिर सा नक्शा आ जाता है। सही कहा, वो नक्शा जहां हर देश अपनी अलग सीमाओं में बंधा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन असल में राजनीति एक बहुत ही जीवंत और जटिल प्रणाली है। तो आज का ये सत्र कोई साधारण चर्चा नहीं है, बल्कि ये विश्व राजनीति को डिकोड करने वाला एक गहन विश्लेषण है। हाँ, और विशेष रूप से जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक विस्तृत ऑडियो नोट सत्र की तरह काम करेगा। एकदम सही, जहां जटिल सिद्धांतों को बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स में बदला जाएगा। तो हमारा आज का मिशन है तुलनात्मक राजनीति, जिसे हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, उसके रहस्यों को सुलझाना। और इस जानकारी के विशाल समुद्र में पैटर्न खोजने और डॉट्स को कनेक्ट करने में मेरी मदद करने के लिए यहाँ मेरे साथी एक्सपर्ट मौजूद हैं। धन्यवाद। ये वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देखिए, तुलनात्मक राजनीति केवल ये रटने के बारे में नहीं है कि किस देश में कौन सी राजनीतिक प्रणाली है। तो फिर ये किस बारे में है? यह इस बारे में है कि वे प्रणालियां असल में काम कैसे करती हैं, उनके पीछे के ऐतिहासिक कारण क्या हैं, और एक संस्था अलग अलग देशों में अलग अलग नतीजे क्यों देती है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति केवल देशों को मैप पर देखने के बारे में नहीं है। अगर हम बिल्कुल बुनियादी परिभाषाओं से शुरुआत करें, तो अकेडमिक स्रोत बताते हैं कि जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार यह 2 या अधिक राजनीतिक प्रणालियों की परीक्षा है। बिल्कुल। और वहीं हैग और हेरॉप जैसे विद्वान इसे विभिन्न देशों की सरकारों में समानता और अंतर खोजने के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन सिर्फ समानता और अंतर खोजना काफी नहीं है ना। यहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कार्यात्मक तुल्यता या फंक्शनल इक्विवेलेंस कहा गया है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे क्रिकेट में एक ऑलराउंडर खिलाड़ी होता है। हाँ, ऑलराउंडर की एनालॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है ना? वो टीम में बल्लेबाजी भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी। तो राजनीति में भी एक संस्था सिर्फ एक काम नहीं करती। एकदम सही। कार्यात्मक तुल्यता का मूल अर्थ यही है कि हम सिर्फ सतही या बाहरी अंतर नहीं खोज रहे हैं। देखिए, संस्थाओं का नाम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनके काम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। स्रोत में सेना का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अच्छा, सेना का उदाहरण कैसे? और 400 पर देखा जाए तो हर देश में सेना का मुख्य काम राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा करना होता है। लेकिन दुनिया के कई देशों में सेना राजनीति में सीधे तौर पर दखल देती है, सरकारें गिराती हैं और नीतियां तय करती हैं। अरे बाप रे! तो अगर कोई छात्र या शोधकर्ता केवल यह देखकर तुलना करे कि देश ए और देश बी दोनों के पास एक सेना है, इसलिए दोनों की रक्षा प्रणालियां समान है, तो वो एक बहुत बड़ी विश्लेषणात्मक गलती कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। हमें ये देखना होगा कि उस संस्था का कार्य क्या है। सार्वजनिक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम अक्सर यही देखते हैं। कोई उदाहरण देंगे इसका? हाँ, जैसे एक देश में पुलिस का काम सख्ती से केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना हो सकता है, जबकि किसी दूसरे देश में पुलिस सामुदायिक निर्माण, स्वास्थ्य आपातकाल या स्थानीय विवाद सुलझाने का एक प्रमुख हिस्सा हो सकती है। संस्था का नाम वही है, लेकिन कार्यप्रणाली बिल्कुल अलग। समझ गई। यह स्पष्ट करता है कि राजनीति में केवल सतह को खुरचने से काम नहीं चलेगा, गहराई में जाना होगा। अब स्रोत में इस तरह की तुलना करने की 3 मुख्य परंपराओं का जिक्र है। दुनिया को देखने के 3 अलग-अलग तरीके विकसित हुए हैं। हाँ, और पहली परंपरा है एकल देश अध्ययन, जिसे सिंगल कंट्री स्टडी कहते हैं। इसमें किसी एक देश का बहुत गहरा और विस्तृत वर्णन किया जाता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये अक्सर खुद को पश्चिमी देशों तक ही सीमित रखता था। बाकी दुनिया को तो जैसे नजरअंदाज ही कर दिया जाता था। सही कहा। और दूसरी परंपरा जो उभरी वो थी कार्यप्रणाली या मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। ये राजनीति को भौतिक विज्ञान या गणित की तरह समझने की एक कोशिश थी। गणित की तरह मतलब रूल्स और फॉर्मूला? हाँ, बिल्कुल। इसमें तुलना के लिए बहुत ही सख्त नियम, अलग अलग चर यानी वेरिएबल्स और मानक बनाने पर जोर दिया गया। लेकिन अक्सर इसमें इंसान का व्यवहार और सामाजिक बारीकियां पीछे छूट जाती थी। हो
तो फिर इसका समाधान कैसे निकला? ये तीसरी और सबसे आधुनिक परंपरा सामने आई, जिसे विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल परंपरा कहा जाता है। इसमें दो या अधिक देशों की संस्थाओं, राजनीतिक अभिनेताओं और प्रक्रियाओं को एक बहुत ही व्यवस्थित, तार्किक और व्यवहारिक तुलना की जाती है। और ये एनालिटिकल अप्रोच ही आज के समय में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। क्या सवाल? इतनी सारी कार्यप्रणालियां, इतने सारे नियम, आखिर हम ये सब करते क्यों हैं? सरकारों की ये तुलना करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका बहुत ही विस्तृत और स्पष्ट जवाब टॉड लैंडमैन ने दिया है। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से लैंडमैन के बताए गए सरकारों की तुलना करने के 4 मुख्य कारण बहुत अहम हैं। तो छात्रों को ये जरूर नोट करना चाहिए। पहला कारण क्या है? पहला है प्रासंगिक विवरण या कॉन्टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। इसका सीधा सा मतलब है ये जानना कि कोई देश असल में कैसा है, वहां की जमीनी राजनीतिक हकीकत क्या है। जब तक हम किसी देश के बारे में जानेंगे नहीं, तुलना कैसे करेंगे? बिल्कुल तार्किक बात है। और दूसरा कारण है वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन। इसे समझना बहुत आसान है। जैसे जीव विज्ञान में प्रजातियों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है ताकि उन्हें समझना आसान हो, वैसे ही राजनीति में हम प्रणालियों को बांटते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में इतनी जटिल सूचनाएं हैं कि उन्हें सरल बनाने के लिए ये तय करना पड़ता है कि कौन सा देश लोकतंत्र है, कौन सा तानाशाही है और कौन सा मिश्रित व्यवस्था के तहत आता है। सही बात है। और तीसरा कारण? इसके बाद तीसरा कारण आता है परिकल्पना परीक्षण या हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें हम अलग अलग चरों या वेरिएबल्स के बीच संबंध खोजते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, प्लीज। क्या किसी देश में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ने से वहां का लोकतंत्र मजबूत होता है? ये एक परिकल्पना है। हम अलग अलग देशों का डेटा लेकर उनकी तुलना करके इस बात का परीक्षण करते हैं कि क्या ये सच है या नहीं। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और फिर आता है चौथा कारण, जिसे भविष्यवाणी या प्रेडिक्शन कहते हैं। ये तो तुलनात्मक राजनीति का सबसे उच्चतम स्तर लगता है। बिल्कुल है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि एक उत्तम सिद्धांत सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन से ये जान लें कि किन विशिष्ट कारणों से किसी एक देश में आर्थिक संकट या राजनीतिक अस्थिरता आती है, तो हम उन समान परिस्थितियों वाले दूसरे देशों के लिए पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अरे वाह, यही वो चीज है जो राजनीति को सिर्फ इतिहास के पन्नों से बाहर निकालकर एक विज्ञान के करीब लाती है। एकदम सटीक विश्लेषण। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टॉड लैंडमैन के अनुसार सरकारों की तुलना करने के 4 मुख्य कारण हैं: प्रासंगिक विवरण, वर्गीकरण, परिकल्पना परीक्षण और भविष्यवाणी। और यहीं पे मैं आज का पहला रिवीजन के लिए त्वरित सवाल पूछूंगी। बिल्कुल पूछे। सवाल है, टॉड लैंडमैन के अनुसार सरकारों की तुलना करने के 4 मुख्य कारण कौन से हैं? हमने अभी इनकी चर्चा की है, तो छात्रों को ये तुरंत याद आना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है रिवीजन के लिए। अब अगर हम इतिहास की ओर मुड़ें तो ये तुलना करने का काम हमेशा से इतना वैज्ञानिक और सटीक नहीं था, है ना? स्रोत के अनुसार 1955 में मैक्रेडिस ने पुरानी पारंपरिक अप्रोच की धज्जियां उड़ा दी थीं। हाँ, मैक्रोडेस की वो आलोचना एकेडमिक जगत में एक मील का पत्थर है। उन्होंने 4 सबसे बड़ी गलतियां बताई थीं जो उस समय के राजनीतिक विचारक कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि पुराने समय की जो तथाकथित तुलनात्मक राजनीति थी वो असल में तुलनात्मक थी ही नहीं। तो पहली गलती क्या थी उनके हिसाब से? पहली गलती उन्होंने बताई कि वो गैर तुलनात्मक थी। मतलब विचारक सिर्फ एक देश पर पूरी किताब लिख देते थे और उसी केस स्टडी को तुलना का नाम दे देते थे। अच्छा, बिना किसी दूसरे देश से तुलना किए ही। हाँ। और दूसरी गलती? दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि यह दृष्टिकोण वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव था। वर्णनात्मक होने का मतलब है कि वे केवल इतिहास, कानूनों और संविधान की धाराओं का विवरण दे देते थे। हाँ, बस फैक्ट्स गिना देते थे। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी देश का संविधान पढ़ लेना और मान लेना कि वहाँ का समाज बिल्कुल वैसा ही चलता है, जबकि सड़क पर हकीकत कुछ और ही होती है। किसी कानून के लागू होने के पीछे का गहरा विश्लेषण वो करते ही नहीं थे। बिल्कुल। और तीसरी गलती थी उनका संकीर्ण या नैरो दृष्टिकोण। दशकों तक राजनीतिक तुलना केवल पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के संस्थानों तक ही सीमित रही। जैसे एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका का कोई वजूद ही न हो। एकदम सही। और चौथी गलती जिसे मैक्रेडिस ने इंगित किया वो था स्थिर
या स्टैटिक दृष्टिकोण? स्थिर दृष्टिकोण मतलब समाज हर दिन बदलता है, संस्कृतियां विकसित होती हैं, लेकिन उनका अध्ययन एक रुकी हुई तस्वीर की तरह था। हाँ, वे बदलाव, विकास और गतिशील कारकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास में हमसे क्या गलतियां हुई हैं ताकि आगे का विश्लेषण सही हो। लेकिन इतिहास में सब कुछ गलत भी नहीं था। कुछ चीजें इतनी सटीक थीं कि आज भी प्रासंगिक हैं। आप अरस्तू की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। अरस्तू का क्लासिक वर्गीकरण मैट्रिक्स, जो लगभग 2300 साल पुराना टूल है। अरस्तू ने शासन करने वालों की संख्या और उनके काम करने के तरीके के आधार पर एक कमाल का मैट्रिक्स बनाया था। अरस्तू का ये मॉडल तुलनात्मक राजनीति की नींव माना जा सकता है। उन्होंने इसे मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटा। पहला, कितने लोग शासन कर रहे हैं, यानी एक, कुछ या बहुसंख्यक, और दूसरा, वो शासन अच्छे रूप में है या भ्रष्ट रूप में। तो अगर एक व्यक्ति का शासन है तो वो कैसा होगा? अगर एक व्यक्ति का शासन है और वो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है तो वो राजतंत्र, जिसे हम मोनार्की कहते हैं, माना गया। ये अच्छा रूप था। लेकिन अगर वो अकेला शासक सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे तो वो निरंकुश तंत्र या टिरनी बन जाता है, जो भ्रष्ट रूप है। इसी तरह से अगर कुछ गिने-चुने व्यक्तियों का शासन है तो उसके अच्छे रूप को कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी कहा गया, और जो वही कुछ लोग भ्रष्ट हो जाते हैं तो वो गुटतंत्र या अल्पतंत्र, जिसे ओलिगार्की कहते हैं, बन जाता है। बिल्कुल सही है। और फिर आता है बहुसंख्यक लोगों का शासन। यहाँ अरस्तू ने इसके अच्छे रूप को बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र, जिसे पॉलिटी कहा गया है, माना। और भ्रष्ट रूप को लोकतंत्र या प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी कहा है। एक सेकंड, मुझे यही अरस्तू से थोड़ी शिकायत है, या कहें कि एक बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या कंफ्यूजन है? उन्होंने लोकतंत्र को शासन के भ्रष्ट रूप में क्यों रखा? आज दुनिया भर में लोकतंत्र को सबसे आदर्श व्यवस्था माना जाता है, फिर अरस्तू ने इसे भ्रष्ट क्यों कहा? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है जो अक्सर छात्रों को उलझा देता है, और यहीं पर ऐतिहासिक संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस समय का संदर्भ क्या था? देखिए, प्राचीन ग्रीस में अरस्तू के लिए लोकतंत्र का मतलब वो कतई नहीं था जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। उनके समय में जब बहुसंख्यक भीड़ बिना किसी संवैधानिक नियम के, बिना किसी कानून की परवाह किए सिर्फ अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए फैसले लेने लगती थी, तो उसे वे लोकतंत्र कहते थे। ओह, तो उनके नजरिए से ये भीड़ तंत्र था, जहां अल्पसंख्यकों या विरोधियों के अधिकारों की कोई रक्षा नहीं होती थी। एकदम सही पकड़ा आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भीड़ बेलगाम हो जाए तो वो अरस्तू का लोकतंत्र है। बिल्कुल। इसके विपरीत, जब बहुसंख्यक लोग नियमों, कानूनों और एक स्थापित संविधान के दायरे में रहकर शासन चलाते थे, तो वे उसे पॉलिटी या बहुतंत्र कहते थे, जिसे वे शासन का सबसे बेहतरीन और अच्छा रूप मानते थे। इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि राजनीतिक शब्द और उनके अर्थ पत्थर की लकीर नहीं होते, वे समय के साथ बदलते हैं। हाँ, आज हम जिसे एक आदर्श लोकतंत्र कहते हैं, वह असल में अरस्तू की पॉलिटी के ज्यादा करीब है, क्योंकि आज का लोकतंत्र संविधान और नियमों से चलता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, और इसी के साथ हमारा दूसरा रिवीजन के लिए त्वरित सवाल है। अरस्तू के मैट्रिक्स में कुछ व्यक्तियों के शासन के अच्छे और भ्रष्ट रूप क्या कहलाते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। अच्छे रूप को कुलीन तंत्र और भ्रष्ट रूप को गुटतंत्र कहते हैं। चलिए, अब इस विश्लेषण को प्राचीन काल से निकालकर आधुनिक दुनिया में लाते हैं। राजनीति का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास आधुनिक टूलकिट क्या है? स्रोत में राजनीति को देखने के 3 नए लेंस का जिक्र है: हित, पहचान और संस्थान। आधुनिक राजनीति को समझने के लिए ये 3 लेंस बहुत प्रभावी हैं। पहला लेंस है हित, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है भौतिक और आर्थिक लाभ, मतलब पैसे और फायदे की बात। हाँ, ये माना जाता है कि लोग अक्सर उस राजनीतिक दल या नीति का समर्थन करते हैं जो उनके आर्थिक फायदे को अधिकतम करें। ये एक तर्कसंगत गणितीय गणना है। दूसरा लेंस है पहचान या आइडेंटिटीज। इसमें धर्म, जातीयता, भाषा, लिंग जैसी चीजें आती हैं ना? बिल्कुल। और कई बार ये पहचान वाला लेंस आर्थिक हितों पर भारी पड़ जाता है। हम दुनिया भर में देखते हैं कि लोग अपने आर्थिक नुकसान की परवाह किए बिना अपनी धार्मिक या जातीय पहचान के आधार पर वोट देते हैं। सही कहा। और जो वैश्विक स्तर पर धार्मिक और जातीय तलों के उदय का एक बड़ा कारण है। और तीसरा लेंस है संस्थान या इंस्टीट्यूशंस।
मतलब नियम और प्रक्रियाएं राजनीतिक जीवन को आकार देती हैं। जैसे अमेरिका और जर्मनी की चुनावी प्रणालियों का अंतर सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया और नियमित तय कर देते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। बिल्कुल, लेकिन इन 3 लेंसों के अलावा एक और चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित किया, वो है जॉन स्टुअर्ट मिल के 5 तरीके। जेएस मिल के तरीके? हाँ, स्रोत इसे एक डिटेक्टिव किट की तरह पेश करता है। इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक जासूस हैं और आपको ये पता लगाना है कि किसी देश में अचानक आर्थिक संकट क्यों आया या वहां की सरकार क्यों गिरी। जेएस मिल के ये तरीके तुलनात्मक पद्धति की बिल्कुल रीढ़ हैं। चलिए उसी जासूसी वाले नजरिए से इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है समझौते की विधि, या जिसे मोस्ट डिफरेंट सिस्टम्स भी कहते हैं। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए 2 देश हैं, देश ए जो बहुत अमीर और औद्योगिक है और देश बी जो बहुत गरीब और कृषि प्रधान है। दोनों बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अचानक दोनों देशों में एक ही समय पर एक बड़ा राजनीतिक विद्रोह हो जाता है। एक जासूस के तौर पर आप क्या करेंगे? मैं उन दोनों बिल्कुल अलग देशों में वो एक समान चीज ढूंढने की कोशिश करूंगी जो दोनों जगह मौजूद थी। हो सकता है दोनों देशों ने हाल ही में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया हो। बहुत अच्छे। तो वो जो एक समान कारक है वही विद्रोह का कारण होगा। बिल्कुल सटीक, यही समझौते की विधि है। दूसरा है अंतर की विधि, या मोस्ट सिमिलर सिस्टम्स। अब मान लीजिए 2 देश एकदम जुड़वा भाई जैसे हैं, दोनों की अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म सब एक जैसा है, लेकिन एक देश में विद्रोह हुआ और दूसरे में सब शांत रहा। तब हम क्या खोजेंगे? तब हम वो एक अकेला अंतर खोजेंगे जिसने ये परिणाम बदल दिया। हो सकता है एक देश में पुलिस ने ज्यादा सख्ती की हो और दूसरे में नहीं। ये बहुत ही तार्किक है ना? और तीसरी विधि है संयुक्त विधि, या जॉइंट मेथड। ये असल में ऊपर की दोनों विधियों का एक शक्तिशाली मिश्रण है, जहां दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके क्रॉस चेक किया जाता है ताकि कोई गलती ना हो। समझ गए। और चौथी विधि? चौथी विधि बहुत ही दिलचस्प है। इसे अवशेषों की विधि, या मेथड ऑफ रेसिड्यूज कहते हैं। ये बिल्कुल शर्लक होम्स के उस सिद्धांत की तरह है कि जब आप सभी असंभव चीजों को हटा देते हैं तो जो बचता है वही सच होता है। ओहो, तो राजनीति में जब किसी घटना के पीछे के कई ज्ञात कारणों को एक-एक करके हटा दिया जाए तो जो आखिरी कारण बचता है वही असली कारण होता है। एकदम सही। और 5वीं विधि है सहवर्ती विविधताओं की विधि, जिसे कॉन्कोमिटेंट वेरिएशंस कहते हैं। बाप रे, ये नाम सुनने में बहुत भारी लगता है। हाँ, लेकिन असल में ये एक वॉल्यूम नॉब या स्लाइडर की तरह है। ये सीधे तौर पर सहसंबंध या कोरिलेशन खोजना है। जैसे जैसे एक चर बढ़ता है वैसे वैसे दूसरा चर भी बढ़ता या घटता है। जैसे अगर हम शिक्षा का बजट बढ़ाते हैं तो क्या अपराध दर उसी अनुपात में घटती है? ये इसी विधि से मापा जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये जेएस मिल के टूल किट सिर्फ किताबें भरने के लिए थियरी नहीं है, बल्कि वास्तविक दुनिया की नीतियों को समझने, उनका विश्लेषण करने और नई सरकारी नीतियां बनाने की चाबी हैं। हाँ, जब सरकारें नई नीतियां बनाती हैं तो वो इन्हीं विधियों का इस्तेमाल करके देखती हैं कि पिछली नीतियों का क्या असर हुआ था। और इन उपकरणों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए स्रोत बताता है कि हमें तुलना को 3D में देखना होगा। 3D में? मतलब? यानी स्थानिक, देशांतरीय और कार्यात्मक दिशाओं में। स्थानिक या स्पेशल तुलना का मतलब है एक ही समय में 2 अलग भौगोलिक स्थानों की तुलना करना। जैसे आज के समय में भारत और कनाडा की संघीय व्यवस्था की तुलना करना। दोनों अलग जगह हैं लेकिन समय एक है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देशांतरीय या लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है एक ही देश की समय की एक लंबी रेखा पर तुलना करना। जैसे भारत में ही 1950 के दशक की कांग्रेस प्रणाली की तुलना 1990 के दशक की गठबंधन राजनीति से करना। देश एक है लेकिन समय अलग-अलग है। और तीसरी है कार्यात्मक या फंक्शनल तुलना, जहां हम एक ही राजनीतिक व्यवस्था के भीतर अलग-अलग नीतियों या विभागों की तुलना करते हैं। इसका कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए एक ही सरकार के सैन्य खर्च और शिक्षा खर्च के परिणामों की आपस में तुलना करना, ये देखने के लिए कि किस विभाग में निवेश से ज्यादा सामाजिक लाभ हो रहा है। ये पूरी तरह से एक 3 डायमेंशनल अप्रोच है जो किसी भी विश्लेषण को बहुत मजबूत बनाती है। तो यहाँ हमारा तीसरा रिवीजन के लिए त्वरित सवाल बनता है
एक ही देश के इतिहास में दो अलग-अलग समय की तुलना करने को 3D तुलना में क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है देशांतरीय या लॉन्गिट्यूडनल तुलना। अब हम इस गहन विश्लेषण के सबसे नाजुक और अहम पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरे विषय को पढ़ते समय स्रोत एक बहुत बड़े खतरे, एक ब्लाइंड स्पॉट की चेतावनी देता है, जिसे यूरो केंद्रवाद या यूरोसेंट्रिज्म कहा गया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी वैचारिक बाधा रही है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। यूरो केंद्रवाद का सीधा सा अर्थ है ये मान लेना कि पश्चिमी मॉडल, चाहे वो यूरोप का हो या अमेरिका का, वही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और सबसे सभ्य है। बिल्कुल। और बाकी पूरी दुनिया जो उस मॉडल पर नहीं चलती वो विदेशी, पिछड़ी या अन्य है। इस सोच ने लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति को बहुत ही संकीर्ण और पक्षपाती बनाए रखा। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट एकेडमिक बहस का जिक्र है जो 1940 और 50 के दशक में लैटिन अमेरिका से उठी थी। और यहाँ मैं सुनने वालों को स्पष्ट कर दूं कि हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि इस महत्वपूर्ण एकेडमिक विवाद को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक एकेडमिक चर्चा है। तो एक तरफ था पश्चिमी सिद्धांत, जिसे आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहा गया। W.W. रोस्टो के 5 चरण इसका एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ये सिद्धांत कहता था कि तीसरी दुनिया के देशों का पिछड़ापन उनकी अपनी गलती है। हाँ, उनके अनुसार इन देशों के अपने समाज, संस्कृति और संस्थानों की कमी के कारण ही ये गरीब हैं। और इसके ठीक विपरीत क्या हुआ? 1966 में पॉल बैरन का एक बहुत ही मजबूत पलटवार आया। उन्होंने आधुनिकीकरण के इस सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया? उन्होंने कहा कि तीसरी दुनिया के देशों का पिछड़ापन कोई आंतरिक समस्या या उनके समाज की कमी नहीं है, बल्कि ये उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व द्वारा उन देशों का अधिशेष या सरप्लस लूटने का सीधा परिणाम है। अरे वाह, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था जिसने पूरी अकादमिक बहस को पलट कर रख दिया। और यहीं से जन्म होता है निर्भरता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी का। हाँ, जो लोग इस विषय का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। इस सिद्धांत के 3 प्रमुख विचारक स्रोत में दिए गए हैं, जिन्होंने दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि गरीबी कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है। पहले विचारक कौन है? पहले विचारक हैं आंद्रे गुंडा फ्रैंक। उन्होंने 1967 में महानगर उपग्रह मॉडल दिया, जिसे मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल कहते हैं। फ्रैंक का तर्क क्या था? फ्रैंक का तर्क बहुत ही दृश्यमान था। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने एक महानगर की तरह काम किया। जैसे एक बड़ा शहर आसपास के छोटे गांवों के संसाधन खींच लेता है, वैसे ही पश्चिमी महानगरों ने तीसरी दुनिया के देशों को अपना उपग्रह बना लिया और उनका भरपूर शोषण किया। तो उनका उपाय क्या था? फ्रैंक का मानना था कि इन उपग्रह देशों के विकास का एकमात्र रास्ता इस वैश्विक पूंजीवादी बाजार से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना है। काफी आक्रामक उपाय था। इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण विचारक हैं समीर अमीन। उन्होंने 1976 में केंद्र और परिधि या कोर एंड पेरिफेरी का मॉडल दिया। समीर अमीन का ये मॉडल बहुत गहराई से समझाता है कि असमान विनिमय या अनइक्वल एक्सचेंज कैसे काम करता है। उनके अनुसार दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। कौन कौन से? विकसित देश जो केंद्र हैं, जो प्रौद्योगिकी, उच्च पूंजी और बाजार को नियंत्रित करते हैं, और अविकसित देश जो परिधि हैं, जो केवल सस्ता श्रम और कच्चा माल प्रदान करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या पिछड़ापन वास्तव में व्यवस्था द्वारा बनाया गया है? अमीन के अनुसार बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि केंद्र वाले अमीर देश परिधि वाले गरीब देशों से सस्ते में कच्चा माल लेते हैं, उनसे महंगे उत्पाद बनाते हैं और फिर उन्हीं महंगे उत्पादों को वापस परिधि वाले देशों को बेचकर भारी मुनाफा कमाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा शोषण है। और तीसरे विचारक है डॉस सैंटोस, जिन्होंने 1971 में निर्भरता के 3 ऐतिहासिक रूप बताए। हाँ, पहला औपनिवेशिक निर्भरता, जहां व्यापार पर एकाधिकार होता है। दूसरा वित्तीय औद्योगिक निर्भरता, यानी पूंजी निवेश पर नियंत्रण। और तीसरा तकनीकी औद्योगिक निर्भरता। उनका कहना था कि विदेशी पूंजी और तकनीक पर एकाधिकार ही गरीबी का मुख्य कारण है। जब हम इन निर्भरता सिद्धांतों को आज की स्थानीय सरकारों या आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन से जोड़कर देखते हैं, तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों विकासशील देशों की नीतियां अक्सर बाहरी कर्ज, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा चौथा और अंतिम रिवीजन के लिए त्वरित सवाल है, महानगर उपग्रह मॉडल किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? और इसका सही जवाब है आंद्रे गुंडा फ्रैंक।
तो हमने आज तुलनात्मक राजनीति के एक बहुत बड़े और जटिल हिस्से को डीकोड कर लिया है। हम तुलना क्यों करते हैं से लेकर J.S. मिल के डिटेक्टिव टूलकिट, 3D तुलना के तरीके और अंत में यूरो केंद्रवाद के भ्रम को तोड़कर निर्भरता सिद्धांत की गहराइयों तक का सफर तय किया। हाँ, ये सफर बहुत ही वैचारिक और जानकारी से भरा रहा, लेकिन इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बताइए। अकादमिक स्रोत हमें अति सामान्यीकरण या ओवर जनरलाइजेशन से बचने की सख्त चेतावनी देता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ अमूर्त सिद्धांत किताबों में और कागजों पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वे वास्तविकता से बहुत दूर हो सकते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसलिए किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव या नीति का विश्लेषण करते समय हमेशा उस देश के विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए। दुनिया इतनी विविधतापूर्ण है कि कोई भी एक फॉर्मूला हर देश पर लागू नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट ही राजनीति में सब कुछ है। अब इस सत्र को खत्म करने से पहले आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर एक विचार छोड़ने का समय है, जो आगे शोध करने वालों के लिए एक नया नजरिया दे सकता है। वो क्या है? आज हमने समीर कमीन का केंद्र और परिधि का वो मॉडल देखा, जहां गरीब देश सस्ता कच्चा माल देते थे और अमीर देश उन्हें महंगे उत्पाद बेचते थे। यह सोचने वाली बात है कि क्या आज की इस आधुनिक डिजिटल और इंटरनेट आधारित अर्थव्यवस्था में भी यही पुराना मॉडल किसी बिल्कुल नए रूप में काम कर रहा है? अरे, ये तो बहुत ही दिलचस्प एंगल है। जरा सोचिए, क्या आज के समय का कच्चा माल हमारा डिजिटल डेटा है? क्या ऐसा हो रहा है कि विकासशील देश अपना बहुमूल्य डेटा मुफ्त में या बहुत सस्ते में परिधि से निकालकर अमीर केंद्र देशों की बड़ी टेक कंपनियों को भेज रहे हैं? और फिर वे टेक कंपनियां उसी डेटा को प्रोसेस करके उससे महंगे एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाएं बनाकर हमें ही वापस बेच रही हैं। बिल्कुल। क्या डेटा का ये एक तरफा प्रवाह आधुनिक उपनिवेशवाद का नया चेहरा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पुराने सिद्धांतों को आज की आधुनिक डिजिटल नीतियों से जोड़ता है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। अगर विश्व राजनीति को डीकोड करने का ये गहन विश्लेषण और स्टेप बाय स्टेप गाइड मददगार लगी, तो राम्स एकेडमिक हब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हम ऐसे ही शानदार अध्ययन सामग्री लाते रहेंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।